नमस्कार फ्रेंड, मैं अंकिता मिश्रा हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड, आज मैं आपके लिए वन लाइनर मिक्सअप प्रश्नोत्तरी लेकर आई हूँ। और ये क्लास डेली सुबह 10 बजे मॉर्निंग में मिलती है आपको। और हमारी दृष्टि की पुस्तक से सीरीज चल रही है। शाम 4 बजे आपको डेली ये क्लास मिल जाया करेगी। और आप लाइव पढ़ना चाहते हैं तो लाइव पढ़ सकते हैं, और जैसे आपकी मर्जी, आपको जब भी समय मिले आप देख लीजिएगा। हमारे जो भी मित्र हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप लास्ट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए फ्रेंड, आपको ये क्लास कैसी लगती है। एक कमेंट ज़रूर किया कीजिए, अच्छी लगती है कि नहीं अच्छी लगती है, और क्या क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए इस क्लास में, आप उसको ज़रूर बताएं फ्रेंड। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी को। वन लाइनर है फ्रेंड। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। उत्तर है शौरसेनी अपभ्रंश से। केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है। तो उत्तर है आगरा में है। हो सकता है आपके लिए ये प्रश्न बहुत ईजी हो, परंतु प्रश्न यहीं से बनते हैं फ्रेंड। ठीक, तो जिन्होंने पढ़ा होगा उनके लिए इजी होगा। देवनागरी किस लिपि में लिखी जाती है। तो देवनागरी फ्रेंड अक्षरात्मक लिपि में लिखी जाता है। छत्तीसगढ़ी के अन्य दो नाम क्या हैं। छत्तीसगढ़ी के अन्य दो नाम क्या हैं। तो लरिया और खलटाही छत्तीसगढ़ के बोली के दो अन्य नाम है फ्रेंड। अगला प्रश्न है, आकार बहुला भाषा कौन सी है। आकार बहुला में कौन कौन सी भाषा आती है। तो हमारी आती है छत्तीसगढ़ी, बघेली, मगही और मैथिली। छत्तीसगढ़ी, बघेली, मगही और मैथिली। अगला प्रश्न है हमारा, राजभाषा में काव्य वर्ग के अनुसार कितने राज्य आते हैं। तो 10 राज्य आते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है, हमारे कुछ मित्रों ने कहा था वन लाइनर प्रश्नोत्तरी लाइए, तो इसीलिए हम लेके आए हैं आपके समक्ष। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी भाषा को कब स्वीकृति मिली। उत्तर है 14 सितंबर 1949 को स्वीकृति मिली। किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी होगी फ्रेंड। तो 343 अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी होगी। उत्तर है 343 अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी होगी। और अगला प्रश्न है फ्रेंड, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई। तो 1960 में हुई है। अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न इसमें कट गया है। किस संशोधन के अनुसार 4 भाषाओं को जोड़ा गया है। 4 भाषाएं कौन कौन सी हैं। तो 92 संशोधन के अनुसार 4 भाषाओं को जोड़ा गया है फ्रेंड। 4 भाषाएं वो कौन कौन सी हैं, आप बताइए कमेंट में। अगला प्रश्न है, खस किस भाषा का विकास हुआ। खस से किस भाषा का विकास हुआ है फ्रेंड। तो पहाड़ी अपभ्रंश से विकास हुआ है खस का। और अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई थी। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई थी। उत्तर है 1910 में। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं। तो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। किस भाषा में। प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं जैन साहित्य। अगला प्रश्न है,
हिंदी एक प्रहरी किसे कहा जाता है? हिंदी एक प्रहरी किसे कहा जाता है? उत्तर है पुरुषोत्तम दास टंडन को। अगला प्रश्न है फ्रेंड, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास है। नेक्स्ट प्रश्न, अवधी भाषा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो अवधी भाषा का प्रथम ग्रंथ चांदायन है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है फ्रेंड, उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसका ग्रंथ है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसका ग्रंथ है फ्रेंड? तो ये इंद्रावती दामोदर पंडित का ग्रंथ है। उत्तर है दामोदर पंडित। अगला प्रश्न है, नूरजहाँ की दो रचनाएं कौन सी हैं? ऑप्शन है इंद्रावती, अनुराग, बांसुरी। अगला प्रश्न है फ्रेंड, ब्रज भाषा की प्रमुख बोलियां हैं। ब्रज भाषा की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं बताना है आपको। तो भुक्सा, अंतर्वेदी, भरतपुरी, डांगी, माथुरी। ब्रज भाषा की मुख्य बोलियां भुक्सा, अंतर्वेदी, भरतपुरी, डांगी, माथुरी। अगला प्रश्न है, स्नेह लीला के रचनाकार कौन है? तो स्नेह लीला के रचनाकार हैं विष्णुदास। अगला प्रश्न है फ्रेंड, ब्रज भाषा का उदय काल पूछा गया है। ब्रज भाषा का उदय काल तो ब्रज भाषा का उदय काल 1000 ईस्वी के आसपास है। नेक्स्ट प्रश्न है, संदेश राशक के रचयिता कौन है? तो अर्धामाण है संदेश राशक के रचयिता। और अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में जो लिपि सुधार समिति गठित की उसके अध्यक्ष कौन थे? उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में जो लिपि सुधार समिति गठित की थी उसके सदस्य पूछा गया है, कौन है? उत्तर है आचार्य नरेंद्र देव। अगला प्रश्न है फ्रेंड, लाल कवि द्वारा रचित छत्र प्रकाश किस बोली में लिखा गया है? तो ये बुंदेली बोली में लिखा गया है। उत्तर है बुंदेली। अगला प्रश्न है, हरियाणवी कौरवी किस भाषा की बोलियां हैं? हरियाणवी कौरवी किस भाषा की बोलियां हैं फ्रेंड? तो ये आकार बहुला है। मुल्ला वजही कृत कौन सी रचना है? तो शबरस। मुल्ला वजही की रचना है शबरस। अगला प्रश्न है, खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? तो खरोष्ठ एक सेकेंड, तो खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति अरमाइक लिपि से हुई है फ्रेंड। और अगला प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि की उत्तर शैली से किस लिपि का विकास हुआ? ब्राह्मी लिपि की उत्तर शैली पूछा गया है फ्रेंड। ब्राह्मी लिपि की उत्तर शैली से किस लिपि का विकास हुआ? तो उत्तर है गुप्त लिपि का। और अगला प्रश्न है, नागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का मानकीकरण कब हुआ है? 1966 में। ये प्रश्न बहुत बार बन चुका है परीक्षा में। तो देवनागरी लिपि का मानकीकरण पूछे तो कब है? 1966 में। और अगला प्रश्न है फ्रेंड, ब्रज माधुरी सार पूछा गया। ब्रज माधुरी सार का किसका इतिहास ग्रंथ है? तो ये वियोगी हरि जी का है। अगला प्रश्न है, सिद्धों का प्रधान केंद्र कहाँ था? तो श्री पर्वत था फ्रेंड। अगला प्रश्न है, नाथ मत के सिद्धों की सबसे प्राचीन सूची किस ग्रंथ में है? तो वर्ण रत्नाकर में है। अगला प्रश्न है, कौल मार्ग क्या है? कौल मार्ग पूछा गया है। तो कौल मार्ग क्या है फ्रेंड?
कौलमार्ग नाथ पंथ की मान्यता थी। कौलमार्ग। अगला प्रश्न है सरस्वती का निलय किसे कहा गया है? तो पुष्पदंत को कहा गया है। और अगला प्रश्न है आचार्य हेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या है? तो चंगदेव है। अगला प्रश्न है कुमार प्रतिबोध किसकी रचना है? तो ये सोमप्रभु सूरी की रचना है। अगला प्रश्न है चरचरी किसे कहते हैं? क्या चरचरी किसी को पता है? चरचरी किसे कहते हैं? तो आदिकाल में गायकों की जो टोली होती है फ्रेंड, गायकों की टोली का मतलब 2-4 लोग जो गायक होते हैं उनका एक ग्रुप होता है। तो जगह जगह पर अपना गायन प्रतिगायन करते हैं, तो उसे ही चरचरी कहा जाता है। तो आदिकाल में गायकों की जो टोली होती है उसे ही चरचरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड गंगा भक्ति तरंगिणी किसका ग्रंथ है? तो उत्तर है गणपति ठाकुर का। अगला प्रश्न है फ्रेंड कवि रंजन किसे कहा गया है? देखिए कवि रंजन किसे कहा गया है? तो विद्यापति को कहा गया है। क्या आपको पता था कि कवि रंजन? हिंदी तथा अपभ्रंश में युद्ध प्रधान रास काव्य कौन से हैं? क्रमशः हमीर रासो हैं, बाहुबली रास है। अगला प्रश्न है पेड़थ रास में कितने छंद हैं? पेड़थ रास पूछा गया फ्रेंड, तो 65, पासे पिंडत पासे 65। अगला प्रश्न है स्त्री रसायन में किसके विरह का वर्णन है? स्त्री रसायन में फ्रेंड किसके विरह का वर्णन है? तो राजमती के विरह का वर्णन है स्त्री रसायन में। अगला प्रश्न है अपभ्रंश का व्यास किसे कहा जाता है? तो पुष्पदंत को अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है। और फ्रेंड ज़्यादा प्रश्न नहीं बन पाए हैं, कोशिश करेंगे अगली बार अच्छे से 100 प्रश्नों की सीरीज लेकर आएंगे। इस बार ज़्यादा प्रश्न नहीं बन पाए हैं। अगला देखिए नारी की निंदा किस संप्रदाय में मिलती है फ्रेंड? तो नाथ संप्रदाय में मिलती है। आदिकाल में मनोरंजन साहित्य की रचना किसने की है? तो किसने की है? सबको पता है, अमीर खुसरो ने की है। अगला प्रश्न है आदिकाल का कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा है? आदिकाल का कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा है? तो राउल बेल। अगला प्रश्न है चार्ल्स इलियट ने कौन से ग्रंथ का प्रकाशन किया है? कौन से ग्रंथ का प्रकाशन करवाया है फ्रेंड? तो किसका प्रकाशन करवाया था? आला खंड का प्रकाशन करवाया है। और अगला प्रश्न है फ्रेंड आदिकाल को आधार काल की संज्ञा किसने दी थी? तो सुमन राजे ने दी थी। और अगला प्रश्न है फ्रेंड राउल बेल किस म्यूजियम में सुरक्षित है? तो ये प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई म्यूजियम में सुरक्षित रखा हुआ है फ्रेंड। अगला प्रश्न है हिंदी में नखशिख वर्णन किस ग्रंथ से माना जाता है? तो राउल बेल से ही माना जाता है। और इसी ग्रंथ में 7 नायिकाओं का वर्णन भी मिलता है फ्रेंड। अगला प्रश्न देखते हैं उक्ति व्यक्ति प्रकरण कितने भागों में विभक्त है? तो 5 भाग में विभक्त है। अगला प्रश्न है उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना का उद्देश्य क्या है? तो इसमें राजकुमारों को स्थानीय भाषा सिखाना था उक्ति व्यक्ति प्रकरण का उद्देश्य। अगला प्रश्न है तज़किरा यशुअरा हिंदी किसका इतिहास ग्रंथ है? तो ये ग्रंथ मौलवी करीमुद्दीन का है फ्रेंड। अगला प्रश्न है भाषा काव्य संग्रह किसका इतिहास ग्रंथ है? तो ये महेश चंद्र शुक्ल का है। और अगला प्रश्न है फ्रेंड अगला प्रश्न है ए स्केच ऑफ लिटरेचर किसका इतिहास ग्रंथ है?
तो एडविन ग्रिप्स आप ऐसे याद कर सकते हैं, स्केच में ग्रिप्स लगता है ना। तो ये हम जिस स्केच पेन से लिखते हैं तो उसमें वो ग्रिप्स लगता नहीं है। पहले वाला जो स्केच आता था एक ब्लैक कलर का होता था, उसमें ग्रिप्स लगता था, तो हमने इसको ऐसे याद कर लिया था। आप कैसे याद कर सकते हैं कमेंट में बता दीजिए, कैसे याद किए होंगे। ये स्केच ऑफ लिटरेचर हिंदी लिटरेचर किसका इतिहास ग्रंथ है? तो एडविन ग्रिप्स का है। और अगला प्रश्न है फ्रेंड, अगले प्रश्न की ओर बढ़। बुद्ध के बाद तुलसी भारत के सबसे बड़े समन्वयकारी हैं, ये कौन कहता है? जॉर्ज ग्रियर्सन जी कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय की अपार धैर्य लेकर आया हो, यह कथन किसका है फ्रेंड? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और अगला प्रश्न है डॉक्टर बच्चन सिंह ने पृथ्वीराज रासो को राजनीतिक महाकाव्यात्मक त्रासदी कहा है। विद्यापति की रचना कीर्तिलता में कहाँ का संवाद या कहाँ का वर्णन है फ्रेंड? तो जौनपुर नगर का वर्णन किया गया है। और अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को क्या माना है? इन्होंने माना सुख सुखी संवाद के रूप में रचा हुआ माना है। विद्यापति ने कीर्तिलता को भृंग भृंगी संवाद के रूप में लिखा है। और अगला प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा है? अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का काल कहा है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने पुष्पदंत की तुलना किस कवि से की है? तो संस्कृत के माघ कवि से की है। और अगला प्रश्न है, जैनाचार्य हेमचंद्र को प्राकृत पाणी कहा जाता है, स्टेटमेंट ही है ये। अगला प्रश्न है, नाभादास ने तुलसीदास को कलिकाल का क्या कहा है? तो वाल्मीकि कहा है। जबकि अंग्रेज विद्वान स्मिथ ने महोदय ने उन्हें क्या कहा? मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा। मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति किसने कहा? अंग्रेजी विद्वान स्मिथ ने। और कलिकाल का वाल्मीकि पूछे तो किसने कहा? नाभादास ने। अगला प्रश्न है, पद्मावत में नागमती का वियोग खंड हिंदी का साहित्य अमूल निधि है, ये हम सभी जान रहे हैं। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? तो क्या कहा है फ्रेंड? लोक जागरण काल कहा है। कौन है? तो ये प्रश्न हमारा हो चुका। भक्ति आंदोलन को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? लोक जागरण काल कहा। तुलसी को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है, हम सभी जानते हैं। अगला स्टेटमेंट, घनानंद को साक्षात रसमूर्ति कहा जाता है। और तुलसी को क्या कहा जाता है? काव्य का समन्वय विराट चेष्टा किसने कहा है फ्रेंड? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है तुलसीदास के लिए। अगला प्रश्न है, दशरथ सुत तिह लोक बखाना राम नाम के मरम है आना, यह पंक्ति किसकी है? तो ये कबीर दास की पंक्ति है फ्रेंड। अब दशरथ आ गया तो आप राम नाम आ गया तो आप तुलसीदास पे मत जाइएगा, ये कबीर दास की पंक्ति है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, संस्कीरत कूप जल भाषा बहता नीर, यह पंक्ति किसकी है? नीर आ गया, देखिए नीरू नीमा इनके माता पिता का नाम था और नीर आ भी गया है तो आप समझ लीजिएगा ये पंक्ति किसकी है? कबीरदास की है।
अगला प्रश्न है राम नाम तत्सार। राम नाम तत्सार, ये भी कबीरदास की पंक्ति है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड। तो अगला प्रश्न अब यहीं तक ये लास्ट प्रश्न था हमारा फ्रेंड। प्रश्नों का कलेक्शन नहीं हो पाया, नहीं कर पाए थे हम तैयारी। जितने प्रश्न थे उतने प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपलब्ध हुए थे। प्रश्न आपको कैसे लगे फ्रेंड, आप ज़रूर बताएं कमेंट में। चलिए मिलते हैं अब हम 4 बजे के सेशन में हिंदी दृष्टि की पुस्तक सीरीज़ में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, धन्यवाद सभी को।